हेलो। गुड इवनिंग सभी साथियों को। व्याजू हब के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हमारी आरएस प्रीलिम्स को लेकर जो राजस्थान हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, आज उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल के टॉपिक में हमने पढ़े थे महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के बाद में कौन राजा बनते हैं? महाराणा मोकल। और महाराणा मोकल के बाद में कुंभा। जब हम मेवाड़ हिस्ट्री को पढ़ते हैं और उसमें महाराणा कुंभा वाला जब पोर्शन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि महाराणा कुंभा का पोर्शन हमारा सबसे बड़ा मेवाड़ हिस्ट्री का क्या है, सबसे बड़ा पोर्शन है। लेकिन उससे पहले हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की क्लास में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? राणा लाखा। इनके समय की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? इनके समय की प्रमुख घटनाएं, एक तो है नटने का चबूतरा। नटनी का चबूतरा जिसकी कहानी आप लोगों ने कल सुनी थी। दूसरी है कि नकली बूंदी की कहानी। उसकी रक्षा करते हुए कौन वीर गति को प्राप्त होता है? तो उसकी रक्षा करते हुए कुंभा हाडा। कौन है? कुंभा हाडा क्या है? वीर गति को प्राप्त होता है। उसके अलावा क्या है कि जो मारवाड़ की राजकुमारी थी, क्या नाम था उनका? हंसाबाई। उनसे क्या होता है? महाराणा लाखा का विवाह होता है। इस कारण क्या है, तो महाराणा लाखा के पुत्र उनका क्या नाम था? चुंडा। वे क्या करते हैं? मेवाड़ राज्य त्यागने की क्या कर लेते हैं? वे प्रतिज्ञा कर लेते हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म। और इस त्याग के कारण क्या दिया जाता है इनको? कौन सा ठिकाना दिया जाता है इनको? स्लम्बुर ठिकाना दिया जाता है। प्लस कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से विशेषाधिकार है? जैसे कि मेवाड़ के राजा का राज तिलक कौन करेंगे? स्लम्बुर के सामंत करेंगे। मेवाड़ सेना के प्रमुख सेनापति कौन रहेंगे? स्लम्बुर के सामंत रहेंगे। राजकीय पत्रों में मेवाड़ महाराणा के साथ कौन हस्ताक्षर करेंगे? स्लम्बुर के सामंत हस्ताक्षर करेंगे। महाराणा अगर राजधानी में उपस्थित नहीं है तो उनकी गैर हाजिरी में राजधानी की जिम्मेदारी कौन संभालेंगे? तो ये क्या है? स्लम्बुर के सामंत संभालेंगे। तो ये क्या थे? एक प्रकार से क्या थे? इनको विशेषाधिकार थे। उनके बाद में अगला राजा कौन बनता है? महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र। क्योंकि शर्त क्या थी कि हंसाबाई का पुत्र क्या बनेगा? अगला राजा बनेगा। तो अगला राजा कौन बनता है? राणा मोकल। कौन बनता है? राणा मोकल। अल्पायु में राजा बने इसलिए इनका संरक्षक किसे बनाया गया था? पहले इनका संरक्षक बनाया गया था चुंडा। लेकिन हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा क्या होते हैं? मेवाड़ छोड़कर कहां चले जाते हैं? मालवा। इसलिए सेकंड संरक्षण इनका कौन बनता है? सेकंड संरक्षण इनका बनता है रणमल। कौन बनता है? रणमल बनता है। प्लस इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? तो 1428 में। क्या है? 1428 में कौन सा है? रामपुरा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? रामपुरा का युद्ध। किसके खिलाफ लड़ा था? नागौर के फिरोज शाह। किसके खिलाफ? नागौर के फिरोज शाह के खिलाफ। और 1433 में इनके शासनकाल में क्या होता है? 1433 में कौन आक्रमण कर देती है? अहमदाबाद की सेना। अहमदाबाद की सेना आक्रमण करती है। उनका आक्रमण रोकने के लिए ये किधर की तरफ जाते हैं? झिलवाड़ा नामक स्थान की तरफ जाते हैं। वहां पर सैनिक कैंप लगाते हैं। और झिलवाड़ा नामक स्थान पर क्या होता है? झिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा और महपा पवार क्या कर देते हैं? महाराणा मोकल की हत्या कर देता है। और महाराणा मोकल की हत्या के बाद में इनकी रानी, जिनका क्या नाम था? कमलावती। कमलावती वह क्या करती है? वह उस आक्रमण को रोकती है। किसके? अहमदाबाद की सेना के आक्रमण को क्या है? वह रोकते हैं। उनके बाद में अगला राजा कौन बनता है? अगला राजा बनता है महाराणा कुंभा। अगला राजा कौन बनता है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जब राजा बनता है तो सबसे पहले क्या संरक्षक कौन थे? तो सबसे पहले महाराणा कुंभा के संरक्षक थे रणमल, जिनकी सहायता से क्या करता है? यह अपने पिता की हत्या का क्या लेता है? बदला लेता है। लेकिन महाराणा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ में किसका प्रभाव बढ़ जाता है? रणमल का प्रभाव बढ़ जाता है। और वह सिसोदिया का नेता, उन नेता का क्या नाम पड़ा था हमने? राघव देव। उसकी हत्या कर देते हैं। इस कारण चुंडा को क्या कर लेती है? हंसाबाई वापस मेवाड़ बुलाती है। और चुंडा क्या है? भारमली की सहायता, जो कि कौन थी? रणमल की प्रेमिका थी। भारमली की सहायता से क्या कर देते हैं? रणमल की हत्या कर देते हैं। इसको देखकर जो चुंडा के बाकी परिवार वाले पुत्र, रणमल के जो पुत्र और बाकी जो परिवारजन थे, जैसे उनको खबर मिलती है कि चुंडा की वो रणमल की क्या कर दी गई है? हत्या कर दी गई है, तो वह मेवाड़ छोड़कर भाग जाता है। यहाँ तक कि क्या है हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब देखते हैं आगे कि रणमल की हत्या के बाद में रणमल के पुत्र, जिनका क्या नाम था? जोधा, वह परिवारजन
क्या करते हैं, मेवाड़ छोड़कर भाग जाता है। और वह जाकर कहाँ पे शरण लेते हैं, तो वह जाकर काहुनी एक गांव है, काहुनी गांव में क्या लेते हैं, शरण लेते हैं। काहुनी गांव एग्जैक्ट किस लोकेशन पर पड़ता है, तो बीकानेर। कौन सी लोकेशन पर पड़ता है, बीकानेर में। प्लस उस समय जोधा कौन से वंश का था, जोधा और रणबल कौन से वंश के थे, राठौड़ वंश के। इनकी राजधानी कहाँ पे थी, राजधानी मंडोर। क्या है, राजधानी क्या थी, मंडोर। जब जोधा व उसके परिवारजन मेवाड़ छोड़कर भागते हैं तो इनका पीछा कौन करता है, इनका पीछा करता है चुंडा। इनका पीछा चुंडा इनका पीछा करता है। लेकिन यह जोधा तो पकड़ में नहीं आता, लेकिन चुंडा क्या कर लेता है, राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है, राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद में जोधा जिसके हाथ से अब राजधानी भी निकल गई है, प्लस उसके पिता की हत्या भी कर दी गई है। अब राठौड़ों की जो राजधानी है मंडोर, वहां पर अब किसका शासन है, तो वहां पर अब गुहिलों का शासन है। किसका शासन है, गुहिलों का शासन है। तो जब जोधा वापस इसको पुनः प्राप्त करने के लिए जाता है, मंडोर को पुनः प्राप्त करने के लिए जाता है, लेकिन वह हर बार विफल होता है। तो फाइनली क्या करता है, ये समझौता करता है। उस समझौते को बोलते हैं आवल बावल की संधि। किस नाम से जाना जाता है समझौता, तो वह समझौता जाना जाता है आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि कब होती है, ये आवल बावल की संधि 1453 में। 1453 ईस्वी में कौन सी संधि होती है, आवल बावल की संधि। किस किस के बीच में होती है, तो राव जोधा प्लस महाराणा कुंभा। राव जोधा और महाराणा कुंभा कौन सी संधि होती है इनके बीच में, आवल बावल की संधि होती है। इस संधि के नियम शर्त अनुसार क्या किया जाता है कि जो मंडोर है, जिस पर क्या है, गुहिलों का अधिकार है, जो कि क्या है, राठौड़ की राजधानी मंडोर, राठौड़ों को वापस दे दिया जाता है। क्या है, मंडोर राठौड़ों को वापस दे दिया जाता है। प्लस एक जगह पड़ती है जो कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में मध्य में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है सोजत। उस जगह क्या नाम है, सोजत। कौन से जिले में है, पाली में। तो इस सोजत को क्या मान लिया जाता है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा क्या मान लिया जाता है, तो सोजत, जो कि कौन से जिले में है, पाली में। इसको क्या मान लिया जाता है, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा। प्लस भविष्य में कभी राठौड़ और गुहिलों के बीच में मतभेद ना हो, इसलिए उसका एक समाधान निकाला गया। अब किसी भी दो वंश या दो परिवारों के बीच में लड़ाई झगड़े कब नहीं होंगे, जब उनके बीच में क्या किया जाए, वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाए। इसलिए कुंभा के पुत्र जिनका क्या नाम था, रायमल। क्या नाम था, कुंभा के पुत्र रायमल की शादी किससे कर दी गई थी, जोधा के बेटे। कुंभा के पुत्र रायमल की शादी जोधा की पुत्री, क्या नाम था, श्रृंगार कंवर। जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर से कर दी गई। तो ये क्या थी, ये आवलवाल की संधि थी, जो कि किन किन के बीच में होती है, तो ये आवलवाल की संधि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में। मेवाड़ से कौन, महाराणा कुंभा, और मारवाड़ से कौन, राव जोधा। जिसके संधि के अनुसार मंडोर जो कि राठौड़ों को वापस दे दिया गया था, सोजत जो कि कहां पे, पाली में, उसको मेवाड़ मारवाड़ की क्या माना गया था, सीमा माना गया था। और कुंभा के पुत्र रायमल की शादी किससे होती है, जोधा की पुत्र श्रृंगार कंवर से क्या होती है, कुंभा के पुत्र रायमल की शादी होती है। तो यह कौन सी संधि थी, तो यह थी आवलवाल की संधि। अब आवलवाल की संधि को क्यों कहते हैं, ये भी फैक्टर ध्यान रखिए। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि मेवाड़, ये तो है मेवाड़, और ये इससे जस्ट पास में क्या लग रहा है, मारवाड़। बाउंड्री लाइन क्या मानी है, बाउंड्री लाइन मानी है सोजत। बाउंड्री लाइन क्या मानी है, सोजत। किसके अनुसार, आवलवाल की संधि के अनुसार। अब मेवाड़ वाले हिस्से में एक कंक्रीट पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, आवल। क्या बोलते हैं उस फसल को, आवल। और मारवाड़ वाले हिस्से में बावल नाम की वनस्पति पाई जाती है। क्या, आवल और बावल नाम की वनस्पति पाई जाती है, जो कि सोजत और पाली के पास में है।
तो जिस जिस हिस्से में आवल है वह तो क्या है मेवाड़ की बाउंड्री, और जिस जिस हिस्से में बावल, बावल यानी कि बौण, बौनी हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, जिस जिस हिस्से में बावल है वह क्या रहेगी, वह मारवाड़ की सीमा रहेगी। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, इस कारण इसको कहा जाता है आवल बावल की संधि। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, आवल बावल की संधि। तो ये जो संघर्ष था गुहिल और राठौड़ों के बीच में जो महाराणा कुंभा के समय विवाद हुआ था उसके बारे में। अब चलिए देखते हैं कि जब महाराणा मोकल जब राजा बनते हैं तो सबसे पहले काम क्या, सॉरी महाराणा कुंभा जब राजा बनते हैं तो सबसे पहले वे काम क्या करते हैं, तो सबसे पहले वे कार्य करते हैं अपने पिता की हत्या का बदला लेना। तो वह रणमल की सहायता से चाचा मेरा और मेपा पवार को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं। लेकिन जब झिलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल की हत्या होती है तो चाचा मेरा और मेपा पवार जाकर कहां शरण लेते हैं, वह शरण लेते हैं मालवा में। कहां पे शरण लेते हैं, मालवा में, क्योंकि उस समय जो मेवाड़ रियासत थी उसके पास में एक और रियासत है, वह कौन सी है, मालवा, जो कि क्या है व्यापारिक दृष्टिकोण से एक बहुत प्रसिद्ध रियासत है। मोकल के हत्यारे शरण का ले रहे हैं, मालवा में शरण ले रहे हैं। मालवा में उस समय शासन कौन कर रहा है, महमूद खिलजी। कौन कर रहा है, महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट के पास में मेवाड़ वाले मैसेज करते हैं कि आप हमारे कुछ अपराधी हैं जो आपके राज्य में क्या ले रहे हैं, शरण ले रहे हैं, तो आप उन्हें क्या है हमारे हवाले कर दीजिए। महमूद खिलजी बोलता है अगर नहीं किया तो मेवाड़ से वापस रिप्लाई आता है कि नहीं किया तो फिर उसका अंजाम आप देख ही लोगे। लेकिन क्या है महमूद खिलजी उनको वापस मेवाड़ को नहीं सौंपता है। इस कारण क्या हो जाता है, मेवाड़ और मारवाड़ में विवाद हो जाता है। पहले क्या कि मालवा ने क्या दी थी, मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। विवाद का क्या था, यह एक प्रमुख कारण था। दूसरा कारण ये था कि पहले जब राजतंत्र में होता था कि कोई बड़ी शक्ति होती थी तो उस बड़ी शक्ति में साम्राज्य विस्तार की नीति होती थी। उस समय उत्तर भारत की दो बड़ी शक्ति मेवाड़ और मालवा दोनों अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी क्या थी, उनकी साम्राज्यवाद की महत्वाकांक्षा। तो दूसरा इनके बीच में संघर्ष होने का यह कारण था। तो फाइनली क्या हुआ कि मेवाड़ और मालवा के बीच में क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। कौन से युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि उसका कारण क्या था, क्योंकि मालवा ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी प्लस साम्राज्यवादी नीति। तो मालवा के विरुद्ध महाराणा कुंभा का युद्ध होता है। उस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं, सारंगपुर का युद्ध। किस नाम से जानते हैं, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब होता है, ये 1437 ईस्वी। 1437 ईस्वी में किस किस के बीच में होता है, मेवाड़ और मालवा। मेवाड़ में कौन है, महाराणा कुंभा वर्सेस मालवा में कौन है, महमूद खिलजी फर्स्ट। कौन सा युद्ध है, सारंगपुर का युद्ध। किस किस के बीच में हो रहा है, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच में। इस युद्ध के अंदर क्या होता है, महाराणा कुंभा है वह क्या हो जाता है, इस युद्ध के अंदर विजयी होता है। वह मालवा की सेना को क्या है भगा भगा के मारता, और फाइनली क्या होता है, इस युद्ध में, इस बैटल में वह जीत जाते हैं। कौन से युद्ध में, सारंगपुर युद्ध में। कब होता है, 1437 में। किस किस के बीच में होता है, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में यह युद्ध होता है। जीतते कौन है, तो महाराणा कुंभा क्या है इस युद्ध को जीतते हैं। और इस युद्ध को जीतने की याद में वह किसका निर्माण करवाते हैं, तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का। किसका निर्माण करवाते हैं, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का। तो कई बार कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध की जीत की याद में करवाया गया था, तो कौन सा युद्ध है, सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है, सारंगपुर का युद्ध। कब होता है, 1437 ईस्वी में। किस किस के बीच में होता है, मेवाड़ और मालवा। मेवाड़ से कौन, महाराणा कुंभा। मालवा में कौन, महमूद खिलजी फर्स्ट। उसके बाद में मोकल में हमने पढ़ा था कि मोकल ने क्या है 1428 में रामपुरा के युद्ध में नागौर के फिरोज शाह को हराया था। अब नागौर है जो मेवाड़ के पास रियासत है। नागौर में जो राजा था पहले वह कौन था, फिरोज शाह। फिरोज शाह की हो जाती है मृत्यु। अब इसके दो पुत्र हैं, मुजाहिद खां और दूसरे पुत्र का क्या नाम है, शम्स खां।
दूसरे पुत्र का क्या नाम है? शम्स खां। मुजाहिद खां और क्या होता है? शम्स खां। अब इनके बीच में क्या हो जाता है? उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हो जाता है। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद मुजाहिद खां बोले कि अगला राजा मैं बनूं, शम्स खां बोले कि अगला राजा मैं बनूं। तो फाइनली युद्ध में सहायता के लिए किसी बड़ी शक्ति के पास जाया जाएगा। तो शम्स खां किसके पास सहायता मांगने के लिए आता है? शम्स खां आता है महाराणा कुंभा के पास में। किससे सहायता मांगता है? महाराणा कुंभा से। महाराणा कुंभा से वह क्या मांगता है? सहायता मांगता है। महाराणा कुंभा की सहायता से शम्स खां क्या बन जाता है? शम्स खां नागौर का राजा बन जाता है। किसका राजा बनता है शम्स खां? नागौर का राजा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराणा कुंभा ने कौन सी रियासत के उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था? तो कौन सी रियासत में? नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। किन किन भाइयों के बीच में विवाद था? मुजाहिद खां और शम्स खां। किन किन के बीच में विवाद था? मुजाहिद खां और शम्स खां के बीच में विवाद था। महाराणा कुंभा किसकी सहायता करता है? महाराणा कुंभा शम्स खां की सहायता करता है। शम्स खां जब नागौर का राजा बनता है उसके बाद में क्या है कि वह कुंभा से सारे वतन तोड़ देता है। कुंभा को बाद में वह आंख दिखाना चालू कर देता है कि हाँ ठीक है, अब मैं नागौर का राजा बन गया, अब मेरा महाराणा कुंभा क्या कर सकता है। इसलिए क्या करता है शम्स खां? महाराणा कुंभा से बगावत कर लेता है। महाराणा कुंभा से वह बगावत कर लेता है। उसके बाद में वह किसकी शरण में चला जाता है? एक और रियासत, जो एक और शक्तिशाली रियासत थी, वह कौन सी थी? गुजरात। कौन सी रियासत थी? गुजरात। गुजरात में शासक कौन था? कुतुबुद्दीन शाह। तो शम्स खां किसकी शरण में चला गया? तो शम्स खां कुतुबुद्दीन शाह की शरण में चला गया था। इस कारण से अब वापस में क्या हो जाता है? नागौर और मेवाड़ के बीच में विवाद हो जाता है। किसके बीच में विवाद हो जाता है? नागौर और मेवाड़ के बीच में विवाद हो जाता है। इसके बाद में कुंभा क्या करते हैं? नागौर पर अटैक करते हैं। महाराणा कुंभा जब नागौर पर अटैक करते हैं तो उनकी सहायता के लिए कौन आ रही है? गुजरात से कुतुबुद्दीन शाह की सेना आ रही है। किसकी सेना आ रही है? गुजरात से कुतुबुद्दीन शाह की सेना आ रही है। तो अगला पॉइंट है नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। जो कि किस किस के बीच में हुआ था? फिरोज शाह के पुत्र मुजाहिद खां और शम्स खां के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष? फिरोज शाह के पुत्र मुजाहिद खां और शम्स खां के बीच में किसका होता है? नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष होता है। तो अब महाराणा कुंभा किस पर अटैक करता है? तो अब जैसे ही शम्स खां क्या करता है? महाराणा कुंभा से बगावत करता है। तब महाराणा कुंभा किस पर अटैक करता है? शम्स खां पे। तो अब अगला युद्ध है महाराणा कुंभा अब किस पर अटैक कर रहा है? शम्स खां। और शम्स खां की सहायता करने कौन आ रहा है? गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात का कौन आ रहा है? कुतुबुद्दीन शाह। कहाँ का शासक है? कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का। कुंभा इस बार इस नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष में इन दोनों को बहुत बुरी तरह से हराता है। किसको? शम्स खां को और कुतुबुद्दीन शाह को। फाइनली यह युद्ध भी कौन जीतता है? तो यह युद्ध भी महाराणा कुंभा जीतता है और इन दोनों को क्या है? युद्ध में हराकर क्या कर देता है? भगा देता है। तो अब इन युद्धों के बाद में राजनीतिक स्थिति ये हो गई कि उत्तर भारत की जो तीन प्रमुख रियासतें हैं, कौन सी है? एक तो है मेवाड़, एक तो है मेवाड़। इसके पास में एक और शक्तिशाली रियासत है, वह है मालवा। और जस्ट इसके एक नीचे एक और रियासत है, वह कौन सी है? गुजरात। कौन सी रियासत है? गुजरात। महाराणा कुंभा मालवा को भी अब युद्ध में हरा देता है और गुजरात को भी क्या कर देता है? युद्ध में हरा देता है। मालवा में कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। और गुजरात में कौन है? कुतुबुद्दीन शाह है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे मेवाड़ की शक्ति बढ़ रही है, यानी कि इससे क्या हो रहा है? मेवाड़ का प्रभाव बढ़ रहा है। मेवाड़ का प्रभाव बढ़ रहा है प्लस महाराणा कुंभा की शक्ति बढ़ रही है। अब युद्ध में अपने पराजय से क्या है? मालवा और गुजरात खार खाए बैठे थे। तो अब इन्होंने क्या है? संयुक्त रूप से महाराणा कुंभा को क्या है? हराने की प्लानिंग की, क्योंकि कहावत ही है दोस्त का दोस्त
और प्लस दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। तो अब मालवा का दुश्मन कौन है? महाराणा कुंभा। गुजरात का दुश्मन कौन है? महाराणा कुंभा। जब दोनों रियासतों का दुश्मन एक है तो दोनों रियासतें क्या हुई? आपस में दोस्त। तो इसलिए महाराणा कुंभा को हराने के लिए अब किन के बीच में गठबंधन होता है, किन के बीच में संधि होती है? तो मालवा और गुजरात क्या करते हैं? मालवा में कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट। और गुजरात से कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात से कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। ये दोनों क्या करते हैं? गठबंधन करते हैं। किसको हराने के लिए? महाराणा कुंभा को हराने के लिए क्या कर लेते हैं? यह गठबंधन कर लेते हैं। और इस संधि या इस गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है? इस संधि को नाम से जाना जाता है चंपानेर की संधि। किस नाम से जाना जाता है? चंपानेर की संधि। जिसका लक्ष्य क्या था? महाराणा कुंभा को हराना। लक्ष्य क्या था? महाराणा को हराकर मेवाड़ को आधा आधा बांटना। क्योंकि दोनों के बीच में क्या शर्त हुई थी कि महाराणा कुंभा को हम हराएंगे, उसके बाद में क्या है कि मेवाड़ का आधा हिस्सा तू ले और आधा हिस्सा मैं लूं। और इनका टारगेट क्या था? इनका टारगेट था कि मेवाड़, उसके पास में कौन सी रियासत है? मालवा। नीचे कौन सी है? गुजरात है। गुजरात रियासत इस साइड से मेवाड़ पर हमला करेगी और मालवा रियासत बगल में से, मालवा रियासत कहां से है? बगल में से मेवाड़ पर हमला करेगी। महाराणा कुंभा दो खेमों पर युद्ध लड़ेंगे तो उनकी शक्ति आधी हो जाएगी। कुछ सेना यहाँ पर रहेगी और कुछ सेना यहाँ पर रहेगी, तो हम क्या आसानी से जीत सकते हैं। और मेवाड़ को जीतने के बाद में आधा हिस्सा तो गुजरात का रहेगा और आधा हिस्सा क्या रहेगा? मालवा करेगा। ये क्या थी? यह चंपानेर की संधि थी। कब हुई थी? 1456 में। कब हुई थी चंपानेर की संधि? 1456 ईस्वी में। कब हुई थी चंपानेर की संधि? 1456 ईस्वी में। किस किस के बीच में हो रही है संधि? मेवाड़ के मालवा के कुतुबुद्दीन शाह, मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के बीच में। फाइनली दोनों रियासतें जब संधि कर लेती हैं तो यह किसके खिलाफ युद्ध का ऐलान करती हैं? तो यह महाराणा कुंभा के खिलाफ युद्ध का ऐलान करती है। और गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना के साथ में किसका युद्ध होता है? महाराणा कुंभा का युद्ध होता है। उस युद्ध को किस युद्ध के नाम से जानते हैं? बदनौर का युद्ध। कब होता है? 1457, यानी कि चंपानेर संधि से एक साल बाद में कौन सा युद्ध होता है? बदनौर का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? कुंभा वर्सेज मालवा प्लस गुजरात की संयुक्त सेना। इनके बीच में कौन सा युद्ध होता है? इनके बीच में होता है बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बदनौर का युद्ध होता है। इस युद्ध में भी क्या करता है? महाराणा कुंभा मालवा और गुजरात के संयुक्त सेना को एक साथ हराते हैं और फाइनली यह युद्ध भी कौन जीत जाते हैं? फिर वापस कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को क्या करता है? वापस बुरी तरह हराता है। इस हार के बाद में मालवा और गुजरात में वापस कभी मेवाड़ की तरफ क्या है? आंख उठाकर नहीं देखी। तो मालवा और गुजरात से कौन कौन से युद्ध जीत रहे हैं? सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध कब होता है? 1437 में। किससे जीता? मालवा से। नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष में किस आया था? गुजरात को। फिर बाद में बदनौर के युद्ध में गुजरात और मालवा को क्या करा देता है? कुंभा संयुक्त रूप से हराते हैं। तो आपको युद्ध ध्यान रखना चाहिए। सारंगपुर का युद्ध कब होता है? सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 ईस्वी में। सारंगपुर का युद्ध कब होता है? 1437 ईस्वी में। बदनौर का युद्ध कब होता है? बदनौर का युद्ध होता है 1456 ईस्वी में, 1457 ईस्वी में। और कुंभा को हराने के लिए मालवा और गुजरात के बीच जो संधि होती है उसको किस नाम से जानते हैं? चंपानेर की संधि। कब होती है? 1456 में। और राठौड़ और घुइलों के बीच में जो संधि होती है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं आवल बावल की संधि। तो ये चीजें क्या है? हमने पढ़ी थी। अब थोड़ा एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि जब बदनौर का युद्ध चल रहा था, जब बदनौर का युद्ध हुआ था तो गुजरात से कौन आ रहा था? गुजरात से कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात से कौन आक्रमण कर रहा था? गुजरात से कुतुबुद्दीन शाह आक्रमण कर रहा था। जब आप राजस्थान के मैप को देखोगे तो राजस्थान में के मैप में जो सबसे नीचे जिला जो गुजरात से टच हुआ जिला है वह सुरई महोत्सव में कौन शासन कर रहा था? सैसमल देवड़ा।
सुरई में कौन कर रहा था? सैसमल देवड़ा शासन कर रहा था। सुरई का राजा उस समय कौन था? सैसमल देवड़ा था। जब गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है तो सैसमल देवड़ा क्या करता है? कुतुबुद्दीन शाह की सहायता करता है। इनकी सेना को क्या है? राशन सामग्री वगैरह उपलब्ध कराता है। युद्ध के बाद में जब कुंभा युद्ध की समीक्षा कर रहे थे तो कुंभा पूछते हैं कि उनको बीच में चाय नाश्ते का जुगाड़ किसने किया था? उनके मंत्री बताते हैं कि सर सुरोई के सैसमल देवड़ा ने। तो इसलिए कुंभा ऑर्डर देता है कि अब सुरोई पर क्या किया जाए? अब सुरोई पर अटैक किया जाए। इसलिए अब कुंभा का अगला विरोध किससे है या अगला युद्ध किससे है? तो सुरोई के साथ में। किसके साथ में है? सैसमल देवड़ा के साथ में है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुंभा ने सुरोई को भी क्या है? सुरोई के सैसमल देवड़ा को हराया था। किससे? सुरोई के सैसमल देवड़ा को हराया। कारण क्या था? क्योंकि इसने कुतुबुद्दीन शाह की सहायता की थी। किसकी सहायता की थी? कुतुबुद्दीन शाह की सहायता करी थी। तो ये आपको पता हो गया। तो कुंभा का विवाद किस किस से था? कि कुंभा ने राजस्थान की कुछ रियासतें जैसे कौन कौन सी है? नागौर और प्लस सिरोही, इनके साथ में भी युद्ध लड़े थे। प्लस आसपास की जो रियासतें थी जैसे कि मालवा और गुजरात, इन सभी को हराकर अब कुंभा क्या बन गया था? एक शक्तिशाली राजा बन गया था। कुंभा क्या बन गया था? शक्तिशाली राजा बन गया था। तो ये क्या थी? अभी तक हमने जो देखी है वह क्या थी? महाराणा कुंभा की जो विजय थी उनके बारे में हमने अभी तक जानकारी जुटाई है। अब हम किसी राजा महाराजा को युद्ध के अलावा और किस चीज के लिए पढ़ सकते हैं? उसके साहित्य के लिए या उसके स्थापत्य के लिए? अगर स्थापत्य की बात की जाए तो राजस्थान में जो स्थापत्य का जनक माना जाता है वह किसे माना जाता है? महाराणा कुंभा को। किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा को। क्या माना जाता है? स्थापत्य का जनक। अब हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। क्या है? महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक स्थापत्य उपलब्धियां। और महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? महाराणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य राजस्थान स्थापत्य कला का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक राइटर हुए हैं, वह कौन हुए हैं? कवि राजा श्यामल दास। कौन हुए हैं? कवि राजा श्यामल दास। उनकी एक किताब है, उस किताब का नाम आपको याद रखना है जो कि मेवाड़ हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है। वह किताब का नाम है वीर विनोद। क्या है? कवि राजा श्यामल दास की एक बुक है, उसका क्या नाम है? वीर विनोद। इस वीर विनोद पुस्तक के अनुसार कि मेवाड़ में जो कुल किले हैं उन किलों की संख्या कितनी है? उन किलों की संख्या 84। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के कुल किलों की संख्या कितनी बताई गई है? तो कुल किलों की संख्या बताई गई है 84। इन 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने। कितने किलो का निर्माण करवाया है? 32 किलो का निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने। इसलिए महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? राजस्थान स्थापत्य कला का जनक। क्या कहा जाता है महाराणा कुंभा को? राजस्थान स्थापत्य कला का जनक। कौन सी किताबें हमें जानकारी दे रही है? वीर विनोद हमें ये जानकारी दे रही है। तो अब हम चर्चा करेंगे महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला। किसके बारे में? स्थापत्य कला। अभी हम थोड़ी देर पढ़कर आए थे कि महाराणा कुंभा ने कौन सा युद्ध जीता था? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर युद्ध को जीतने की याद में कौन सा स्तंभ बनवाया था? विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ बनवाया था? विजय स्तंभ। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विजय स्तंभ के बारे में। तो पहली हेडिंग रहेगी हमारी विजय स्तंभ। स्थापत्य कला में सबसे पहली इमारत हम महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित वह कौन सी पढ़ेंगे? विजय स्तंभ। किसकी याद में बनवाई थी महाराणा कुंभा ने? अपनी जीत की याद में। किसकी याद में? सारंगपुर जीत की याद में। सारंगपुर युद्ध की जीत की याद में। सारंगपुर युद्ध की जीत की याद में किसका निर्माण करवाते हैं? महाराणा कुंभा विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। कहां पर करवाते हैं? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी स्थान पर करवाते हैं इसका निर्माण? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ है क्या? तो विजय स्तंभ एक 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ क्या है? 9 मंजिला इमारत। विजय स्तंभ क्या है? एक 9 मंजिला इमारत है। कैसी इमारत है? तो विजय स्तंभ में क्या है? जब विजय स्तंभ को बनाने के लिए क्या किया गया है कि उसमें मूर्तियों का प्रयोग किया गया है।
कि इस विजय स्तंभ में सारी मूर्तियां हैं। और विजय स्तंभ हमें किसकी याद दिलाती है? तो विजय स्तंभ हमें महाराणा कुंभा के सारंगपुर युद्ध की जीत की याद दिलाती है। अब हम पढ़ेंगे विजय स्तंभ के अन्य नाम की, और इसको किस किस नाम से जाना जाता है, कि विजय स्तंभ के और किस किस नाम से पूछा जा सकता है। तो विजय स्तंभ के हम पढ़ेंगे अन्य नाम। सॉरी, शायद पेन सही ढंग से आपसे नजर नहीं आ रहा होगा। जब किसी युद्ध को जीता जाता है तो क्या होती है, उस राजा की क्या होती है, संसार में कीर्ति या ख्याति बढ़ती है। इसलिए विजय स्तंभ को और किस नाम से जाना जाता है? विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ से भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ नाम से भी जाना जाता है। प्लस महाराणा कुंभा भगवान विष्णु के क्या थे? परम भक्त थे। महाराणा कुंभा क्या थे? भगवान विष्णु के परम भक्त थे। इसलिए हमें बाद में इनकी एक उपाधि देखने को मिलती है। जब हम महाराणा कुंभा की उपाधि पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि भगवान विष्णु का भक्त होने के कारण इन्हें परम भागवत की उपाधि मिली हुई है। इस कारण विजय स्तंभ को और किस नाम से जानते हैं? विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज। किस नाम से जानते हैं? विष्णु ध्वज। भगवान विष्णु का जो वाहन है वह क्या माना जाता है? गरुड़। इसलिए विजय स्तंभ को और किस नाम से जानते हैं? विजय स्तंभ को गरुड़ ध्वज के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि विजय स्तंभ वैक्षिक कैसे संरचना है, कि इसमें क्या है? मूर्तियां ही मूर्तियां है। क्या है? मूर्तियां ही मूर्तियां है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजायब घर, यानी कि म्यूजियम ऑफ आइडल्स। क्या कहा जाता है? म्यूजियम ऑफ आइडल्स या मूर्तियों का अजायब घर। क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजायब घर। इसके अलावा इसके अंदर निर्मित सभी मूर्तियां वे भारत के सभी देवी देवताओं की प्रसिद्ध मूर्तियां, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। क्या कहा जाता है इसको? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। तो हम बात करें विजय स्तंभ के अन्य नाम की, कौन कौन से अन्य नाम है? एक तो महाराणा कुंभा की कीर्ति, यानी कि युद्ध की में क्या बढ़ती है? कीर्ति बढ़ती है, इसलिए एक नाम क्या देखने को मिलता है विजय स्तंभ का? हमें कीर्ति स्तंभ। महाराणा कुंभा भगवान विष्णु को मानते थे, इसलिए विजय स्तंभ किसको समर्पित किया था? तो भगवान विष्णु को, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज। भगवान विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़, इसलिए इसको किस नाम से भी जाना जाता है? गरुड़ ध्वज। इसके अंदर इतनी सारी मूर्तियां, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मूर्तियों का म्यूजियम या मूर्तियों का अजायब घर। क्या कहा जाता है? मूर्तियों का म्यूजियम या मूर्तियों का अजायब घर। और भारतीय मूर्ति कला के क्या कहा जाता है? इसको विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का क्या कहा जाता है? इसको विश्वकोश कहा जाता है। और कितनी इमारत है? कितनी इमारत है इसके अंदर? तो 9 मंजिला। क्या है? 9 मंजिला यह इमारत है। और इसकी इमारतों की बात करें तो इसकी हर इमारत पर मूर्ति है। क्या है? हर इमारत पर मूर्ति है, लेकिन 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। आपको कुछ पॉइंट याद रखने होंगे। 8वीं मंजिल पर 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। प्लस दो इसकी 5वीं मंजिल है, वहां पर वास्तुकारों की मूर्ति लगी हुई है। क्या है? 5वीं मंजिल पर वास्तुकारों की मूर्ति। पांचवी मंजिल पर वास्तुकारों की मूर्ति लगी हुई है। अब हम पढ़ ही लेते साथ के साथ में कि जो विजय स्तंभ थे उसके वास्तुकार कौन थे? तो कौन थे? जेता, पोमा और नापा। ये क्या थे? विजय स्तंभ के वास्तुकार थे, जिनकी मूर्ति कहां पे लगी हुई है? 5वीं मंजिल में इनकी मूर्ति लगी हुई है। इसके अलावा जो तीसरी मंजिल है, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर क्या लिखा गया है? अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, जो कि क्या है? मुस्लिम धर्म का प्रसिद्ध हुआ है। 9 बार क्या लिखा गया है? 9 बार अल्लाह लिखा गया है। कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर क्या लिखा गया है? 9 बार अल्लाह लिखा गया है। प्लस विजय स्तंभ के बारे में और थोड़ी सी फैक्ट करें तो यह राजस्थान की पहली इमारत। क्या है? राजस्थान की पहली इमारत कौन सी? विजय स्तंभ।
जिस पर क्या जारी हुआ है, जिस पर डाक टिकट क्या जारी किया गया है, डाक टिकट जारी किया है। और विजय स्तंभ की थोड़ी बात करें तो कितनी है ये, 122 फीट, क्या है 122 फीट ऊंची है, क्या है 122 फीट चौड़ी है। और राजस्थान की ऐसी पहली इमारत है जिसके ऊपर क्या जारी किया गया है, जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया है। प्लस राजस्थान पुलिस, प्लस क्या है, राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि राजस्थान का क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए हैं, क्या है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए हैं वीर सावरकर। कौन हुए हैं, महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीर सावरकर। वीर सावरकर का एक संगठन था, क्या था, उन संगठन का नाम अभिनव भारत, क्या है, अभिनव भारत। इन तीन संगठनों के जो लोगो हैं, जो लोगो हैं वह क्या है, विजय स्तंभ को क्या बनाया था इन्होंने, लोगो बनाया था। विजय स्तंभ को क्या बनाया था, लोगो। किस किस का है, राजस्थान पुलिस का लोगो। आप कभी राजस्थान पुलिस के जवानों की वर्दी देखना, उनके यहाँ पर जो स्टिकर लगे रहते हैं उसमें किसका चित्र बना हुआ है, उसमें राजस्थान पुलिस का चित्र बना हुआ है। आप कभी आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबें देखना जो हमारे राजस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल है, वह किताबें प्रिंट कौन करता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। उन किताबों का कवर पेज के ऊपर जो लोगो लिखा रहता है वह किसका है, वह विजय स्तंभ का है। महाराष्ट्र में कौन हुए हैं, वीर सावरकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे हमारे भारत के। उनका एक संगठन था, उस संगठन का क्या नाम था, अभिनव भारत। उन्होंने भी क्या किया है कि विजय स्तंभ को अपना पहचान बनाया, अपने सिंबल बनाया है अपने संगठन का। तो इस तरह से क्या है कि विजय स्तंभ जो कि क्या है कि युद्ध की जीत का प्रतीक है, कि कितना महानतम प्रतीक रहा होगा कि जो राजस्थान के एक इमारत जिसको महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी अपने संगठन की उसको पहचान बनाते हैं, क्या प्रभाव रहा होगा उस राजा का जिसने आजादी की लड़ाई में उसके द्वारा बनाए गए विजय स्तंभ को आजादी की लड़ाई का एक प्रतीक माना गया था। क्योंकि विजय स्तंभ हमें प्रेरणा किसकी देता है, विजय स्तंभ हमें प्रेरणा देता है अदम्य साहस की, वीरता की और अपनी मातृभूमि की रक्षा की। जो वीरता किसने दिखाई थी, महाराणा कुंभा ने। इसलिए हमारे जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो उसमें आप देखोगे कि जो हमारे राजस्थान के राजा हुए हैं उनकी जीवन शैली, उनके बताए गए संघर्ष के रास्ते हमारे क्रांतिकारियों ने उसको पक पक पर फॉलो किया है। चाहे से वह मेवाड़ रियासत में महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ हो या फिर वो हल्दीघाटी युद्ध हो। तो इन सभी को क्या है कि आप लोगों से एग्जाम में क्या है डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी को इनको याद करना है। प्लस जो हमारे राजस्थान की जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं, जब हम आधुनिक राजस्थान पढ़ेंगे उसमें भी हम क्या है इन चीजों को बार बार वापस वहां पे क्या है रिवाइज होती रहेंगी। हालांकि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि महाराणा कुंभा टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको थोड़ा क्या है आराम आराम से पढ़ा जाए। कि आज की क्लास प्लस कल एक और क्लास जो स्पेशल महाराणा कुंभा पर रहेगी, तो आपकी 2 क्लासों में ये क्या है, ये टॉपिक खत्म होगा। उसके अलावा तो काम की बात यह है कि जो हमारे पीवाई के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है तो उसको आप डेली अपडेट करते रहिए। डेली उससे क्या है आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आप क्लास देख रहे हो उसके बाद में अगर क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आप बेनिफिट रहे हो, तब तो आप क्या है क्लास देखने का क्या है आपका कोई मतलब निकलता है। तो धन्यवाद आप सभी का आज की क्लास में जुड़ने के लिए। आज के टॉपिक में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या देखी, महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां। क्या देखी हमने, महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां, प्लस क्या चालू किया है महाराणा कुंभा का स्थापत्य। बाकी का डिस्कशन करेंगे हम कल के क्लास में। धन्यवाद।